अस्सलाम वालेकुम। आज हमने वैस्कुलर सिंड्रोम स्टार्ट करने हैं। उसमें सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है डैट इज़ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा, पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि इंटरनल सर्कल और विलस में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से दो ब्रांचेस निकल रही होती हैं, एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की और दूसरा मिडल सेरिब्रल आर्टरी की। तो दो टर्मिनल ब्रांचेस निकलती हैं, उनमें से जो पहली और जो छोटी ब्रांच होती है वो होती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की। ठीक है, ये सप्लाई किसको कर रही होती है? ये सप्लाई करती है हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर के मीडियल एस्पेक्ट को। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना। ठीक है, मीडियल एस्पेक्ट को ये सप्लाई करती है। और इसमें स्ट्रक्चर्स कौन से इन्वॉल्व हो रहे होते हैं? इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, और इसके अंदर कुछ सब कोर्टिकल स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जिनमें आ जाता है हमारे पास बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया का इंटीरियर इंटरनल कैप्सूल और इन्फीरियर कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है, एंटीरियर फोर्निक्स शामिल है इसमें, और एंटीरियर फोर्थ फिफ्थ ऑफ कॉर्पस कैलोसम। ये सारे स्ट्रक्चर्स के नेम्स आपने एज इट इज़ अच्छी तरीके से याद कर लेने और ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये सारे ब्रेन के स्ट्रक्चर्स मिड लाइन की तरफ आ रहे होते हैं, इसलिए इनको एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है, क्योंकि हमने पढ़ा कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी मीडियल एस्पेक्ट्स को, मतलब मीडियल पार्ट्स को सप्लाई करती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आर्टरी के अंदर कोई भी ब्लॉकेज आ गया, कोई भी इस्कीमिया, कोई भी एक्लूजन आ गई है, ठीक है, तो क्या होगा कि स्ट्रोक की कंडीशन आएगी, तो ये स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे, ये सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे, और इनके जो भी फंक्शंस हैं, उन जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा उससे रिलेटेड पेशेंट का वो फंक्शन लॉस हो जाएगा। अगर आपके पास एंड आर्टरी में स्ट्रोक आता है तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि उसको कोई भी कोलेटरल चैनल सप्लाई नहीं कर रहा होता। ठीक है, ब्लड सप्लाई कंप्लीट स्टॉप हो जाती है और पेशेंट मेजर स्ट्रोक की तरफ मूव करता है। लेकिन अगर कोलेटरल चैनल से पहले स्ट्रोक आता है तो इतना डेंजरस नहीं होता, आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स आते हैं, आपकी कोलेटरल सर्कुलेशन काफ़ी हद तक कंपनसेट करने की कोशिश करती है। अब आपने जो सर्कल ऑफ विलस पढ़ा है उसमें आपको पता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के दरमियान में कोलेटरल चैनल्स भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर इन कोलेटरल चैनल से पहले मसला आता है तो हमारा जो कोलेटरल चैनल है वो उसको कंपनसेट कर लेते हैं, लेकिन एंड आर्टरी पे अगर मसला आता है तो ब्लड सप्लाई कंप्लीट स्टॉप हो जाती है। कंप्लीट स्टॉप होने की वजह से क्या होता है कि मेजर स्ट्रोक और इम्पेयरमेंट उतने ज़्यादा सीवियर आने के चांसेस होते हैं और नज़र आ भी रहे होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम के अंदर मेजरली हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी इन्वॉल्व हो रहा होता है, लोअर एक्सट्रीमिटी का सेंसरी लॉस हो रहा होता है। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी और फेस भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, ये टेबल अभी हम पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो ये था मोटर में भी और सेंसरी में भी, दोनों में ही आपका लोअर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा होता है एज़ कम्पेयर टू अपर एक्सट्रीमिटी एंड फेस। फ्रंटल लोब के अंदर ही आपका यूरिनरी कंट्रोल और ब्लैडर कंट्रोल आ रहा होता है। ठीक है, तो इसको भी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ही सप्लाई कर रही होती है, तो इनका भी लॉस होगा। ठीक है, पेशेंट के सिम्टम्स से आपको पता चल जाता है कि कौन से एरिया का डैमेज हुआ है। ये भी हम देखते हैं ना कि सिम्टम्स इनमें से पेशेंट को कौन से आ रहे हैं और कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिम्टम है तो पेशेंट का ये वाला एरिया इन्वॉल्व है। दूसरा, हमें पता है कि ब्रेन जो है वो अपोजिट साइड को कंट्रोल करता है, तो राइट वाला लेफ्ट को और लेफ्ट वाला राइट को। तो अब हम बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम के दो हैं, एक तो कॉन्ट्रालैटरल हेमीपरेसिस और दूसरा मैंने आपको बता दिया कि सेंसरी लॉस आ रहा होता है, जिसमें लोअर एक्सट्रीमिटी की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अपर एक्सट्रीमिटी एंड फेस। अब साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं और साथ साथ स्ट्रक्चर्स की बात करते जाते हैं कि ये साइन एंड सिम्टम्स होंगे तो ये स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होंगे, और ये आपने इसी तरह याद रखना है। कॉन्ट्रालेटरल हेमी सेंसरी लॉस, ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल हेमी सेंसरी लॉस इन्वॉल्विंग मेनली लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, इसमें कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं? प्राइमरी सेंसरी एरिया और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, ये पहले भी बताया मैंने, कॉन्ट्रालेटरल हेमीपरेसिस इन्वॉल्विंग मेनली लोअर एक्सट्रीमिटी, अपर एक्सट्रीमिटी मोर स्पेयर्ड, मतलब अपर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं? प्राइमरी मोटर एरिया और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्टेक्स और साथ इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल हेमीपरेसिस है तो मोटर एरिया इन्वॉल्व है, और यहाँ पे हेमी सेंसरी है तो यहाँ पे सेंसरी एरिया इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या बाउल कंट्रोल। ये लॉस होगा पेशेंट का, तो उसका कहाँ पे मसला होगा? पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ सुपीरियर फ्रंटल गायरस। ठीक है, आपको मैंने भी बताया कि फ्रंटल लोब का
ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल होता है तो ये एरिया भी इन्वॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स विद इमिटेशन एंड बाईमैनुअल टास्क एप्रेक्सिया। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है। एप्रेक्सिया क्या होता है? एप्रेक्सिया की 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है। पहली टाइप में क्या होता है कि हम पेशेंट जो है वो कमांड फॉलो नहीं करता। ठीक है। आप उसे काम बोलते हो बट जो पेशेंट है वो हम उसे कमांड देते हैं। ठीक है। वो कमांड को फॉलो नहीं कर पाता, उससे कमांड फॉलो नहीं होती। दूसरे में एक टाइप में क्या होता है कि पेशेंट को कमांड तो समझ में आ रही होती है लेकिन पहले जो वो काम करता था, ठीक है, अब वो उससे परफॉर्म नहीं किया जा रहा होता। पहले में क्या होता है कि उसको कमांड ही समझ में नहीं आती, कमांड फॉलो नहीं होती। दूसरे में कमांड तो समझ में आ रही होती है लेकिन उससे वो काम परफॉर्म नहीं किया जा रहा होता। नेक्स्ट आ जाता है म्यूटिज़म, स्लोनेस, डिले, मोटर इनएक्शन। ठीक है। और इसका अनसर्टेन लोकलाइजेशन है। अच्छा, म्यूटिज़म इसमें आ रहा होता है आपके फ्रंटल एरिया वाले पार्ट में ही आपका ब्रोकास एरिया भी प्रेजेंट होता है, आपके बोलने वाला, स्पीच वाला, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होती हैं। नेक्स्ट है ग्रास्प रिफ्लेक्स है, कॉन्ट्रालेटरल ग्रास्प रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स। इसका भी अनसर्टेन लोकलाइजेशन है। अनसर्टेन लोकलाइजेशन का क्या मतलब है कि ये चीज़ें भी लॉस होती हैं बट इनका कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं है। एरिया स्पेसिफाई ना होने से क्या मुराद है कि इनका कोई एरिया स्पेसिफाई नहीं है कि अगर इन चीज़ों का डैमेज हो तो हम कह सकें कि हाँ ये वाला एरिया इन्वॉल्व है इसलिए ये चीज़ें डैमेज हुई हैं। जैसे हम यहाँ पे बता रहे थे कि ये चीज़ें डैमेज हुई हैं तो ये एरियाज इन्वॉल्व हैं, इस तरह इनका कोई एरिया स्पेसिफाई नहीं है। यहाँ तक था इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिडल सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम को डिस्कस करेंगे।